हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी जो है वो बढ़िया चल रही होगी। आज हम यूनिट 2 की बात कर रहे हैं और यूनिट 2 का एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ डिफरेंट मेथड्स यूज्ड इन एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब तक जो पिछले वीडियोस थे उनमें आपने पढ़ लिया है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यूनिट 2 में कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। उसके अलावा टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उन टॉपिक्स पे मैं वीडियो फ़िलहाल नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज़ वो टॉपिक्स आप बहुत पहले से ही पढ़ते आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी पता होगा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में और सारी चीज़ें। बट अगर फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम होती है और आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको उससे रिलेटेड भी वीडियो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, बिकॉज हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक अपना। तो जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है ये सेम वही है जो आपने पहले पढ़े थे। इससे पहले वाले सेमेस्टर्स में आपने कहीं ना कहीं मेथड ऑफ टीचिंग पढ़े होंगे। तो उसमें से पहला मेथड है डिस्कशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड भी यूज़ होता है एनवायरमेंटल एजुकेशन में, और कैसे होता है तो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की कि डिस्कशन मेथड क्या है। डिस्कशन इज़ वन ऑफ द सिंपल फॉर्म ऑफ ग्रुप बेस्ड लर्निंग मेथड। जो आपका डिस्कशन मेथड है ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है ग्रुप बेस्ड लर्निंग का, क्योंकि अब डिस्कशन है तो ऑब्वियसली ग्रुप तो होगा ही, क्योंकि विदाउट ग्रुप डिस्कशन नहीं हो सकता। दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन बोथ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन लेवल। तो इसको आप सेकेंडरी और हायर एजुकेशन लेवल दोनों जगह आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर टू एनकरेज द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। तो अगेन डिस्कशन मेथड में टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसको एनकरेज करना होता है अपने स्टूडेंट्स को कि वो उस ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें। देन नेक्स्ट पॉइंट कहता है द टीचर शुड गिव सफिशिएंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट सो दैट स्टूडेंट्स आर रेडी टू यूज़ इट इन डिस्कशन। यहाँ पे अगेन टीचर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि टीचर को उस टॉपिक का, यानी जिसका डिस्कशन करवाना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। बिकॉज अगर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करोगे तो डिस्कशन कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। और यही यहाँ पे इस लाइन में लिखा हुआ है कि दिस इज़ द प्राइमरी रिक्विसाइट फॉर द डिस्कशन बिकॉज डिस्कशन कैन नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम। यानी कि अगर वैक्यूम है, डिस्कशन कभी भी वैक्यूम में नहीं हो सकता। अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है बच्चे के पास, उसे पता ही नहीं है कि करना क्या है, टॉपिक क्या है, तो कभी भी डिस्कशन जो है वो फ्रूटफुल नहीं होगा। द नेक्स्ट पॉइंट कहता है टीचर कैन ईजिली अरेंज डिस्कशन ऑन टॉपिक बेस्ड ऑन द करिकुलम ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो जो भी एनवायरमेंटल एजुकेशन है, जो भी उसका करिकुलम है, उससे रिलेटेड टॉपिक लेकर डिस्कशन किया जा सकता है। हो सकता है कि कोविड की वजह से आपकी जब फिजिकल क्लासेस नहीं हुई तो वहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशंस नहीं हुए, बट अगर होती तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ग्रुप डिस्कशंस होते। और ऐसे ही जो टॉपिक्स थे आपके, जैसे साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ग्रीन हाउस, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आपके ग्रुप डिस्कशंस हो सकते थे। इन दिस मैथड स्टूडेंट्स कैन इन्वॉल्व इन एक्टिवली। तो ये एक ऐसा मैथड है जिसमें कि स्टूडेंट्स जो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स के बिना तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ग्रुप डिस्कशन नहीं हो पाएगा, स्पेशली उनके एक्टिव पार्टिसिपेशन के बिना। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन मैथड विच मेक्स द क्लासरूम लाइवलियर एंड स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये एक टाइप का मैथड है जिसके थ्रू जो क्लासरूम होती है काफ़ी लाइव हो जाती है। बिकॉज एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट होती है बिटवीन पीपल, टीम वर्क भी प्रमोट होता है, क्योंकि लोग आपस में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। फॉर टीचिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन द टीचर कैन डिस्कस सम एनवायरमेंटल रिलेटेड इशूज़ लाइक स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन द सिटीज़, वाटर पॉल्यूशन इन सी, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एट्सेट्रा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में टीचर जो है वो क्लास में बता सकता है और उन पर ग्रुप डिस्कशन करवा सकता है। जैसे कि एक किसी भी शहर में पानी की जो कमी है वो, या फिर वहाँ पे जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है समुद्रों में वो, उसके अलावा जो गार्बेज डिस्पोजल है, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपने देखा होगा जगह जगह कूड़े का जो है ढेर लगा होता है। तो आखिर उसको कैसे डिस्पोज किया जा सकता है, हिंदी में उसे कहते हैं आई थिंक निस्तारण किया जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं मैटर करते हैं और इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करवाया जा सकता है। देन मेरिट्स की बात कर लेते हैं इस मेथड की। तो इस मेथड का सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट, यानी आप कह सकते हैं मेरिट है या एडवांटेज है, वो ये है कि डेवलप्स लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब देखिए जब ग्रुप डिस्कशन होगा सो ऑब्वियसली 10 तरह के थॉट्स आपके माइंड में आएंगे और आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे। तो उससे कहीं ना कहीं आपकी एक लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, यानी कि आप जब कोई स्टेटमेंट देंगे तो आप
उससे रिलेटेड लॉजिक भी डेवलप कर पाएंगे, आपको पता चलेगा कि आखिर ये क्यों है, क्या है। कलेक्टिव डिसीजन मेथड, सो अगेन ये कलेक्टिव डिसीजन मेथड क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब डिस्कशन होगा तो एक आपने क्या किया, ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है बच्चों को, तो जो एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा वो क्या करेगा, आपस में डिसाइड करेगा चीज़ों को या स्टेटमेंट्स देगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कलेक्टिव जो है डिसीजंस आएंगे या स्टेटमेंट्स आएंगी। तो अगेन ये एक इसका मेरिट है। देन लीड्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? अब देखिए एक सिंपल सा फंडा है कि जब आप स्टेटमेंट्स देंगे या आप डिस्कशन कर रहे हैं, आप अपने पॉइंट्स रखेंगे और आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देन राइट वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, तो इसकी ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आपको जो नॉलेज है वो भी सही तरीके से मिलती है। बिकॉज अगेन भाई जब ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो होगा क्या कि आप कुछ पॉइंट्स देंगे, सामने वाला ग्रुप कुछ और पॉइंट्स देगा, आपके ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो कुछ पॉइंट्स देंगे, तो कहीं ना कहीं वो सारे पॉइंट्स मिलकर आपकी जो नॉलेज को है उसको इन्हांस करेंगे। क्योंकि हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होंगी जो उस चीज़ को करने के बाद ही या सुनने के बाद आपको पता चलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक मेथड है ये काफ़ी अच्छा मेथड है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस में सबसे पहला पॉइंट है इग्नोर्स रीडिंग एंड राइटिंग। तो डिस्कशन मेथड रीडिंग एंड राइटिंग को इग्नोर कर देता है टोटली, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ लिख नहीं रहे होते हैं और ना ही कुछ पढ़ रहे होते हैं, आप डायरेक्टली क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक इसकी लिमिटेशन है। बिकॉज इन रिटर्न अगर कोई चीज़ होगी तो इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग और आपको हेल्पफुल रहेगी, बट यहाँ पे रीडिंग राइटिंग को टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। अगली लिमिटेशन है ऑल स्टूडेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इक्वली। तो अगेन ये इसकी एक लिमिटेशन है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। आप इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी, कि हो सकता है कि जब आप भी किसी ग्रुप डिस्कशन में बैठे हों तो या तो आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया होगा, आपने कुछ पॉइंट्स रखे होंगे, या फिर आपने चुपचाप बैठ के उस चीज़ को सुना होगा। तो सिमिलर वे में होता क्या है कि एक क्लासरूम में या कहीं पे भी जब डिस्कशन होता है तो वहाँ पे कुछ लोग तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और बाकी कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ सुन रहे होते हैं और उसके अलावा कोई वो रिस्पॉन्स नहीं देते। तो अगेन कहीं ना कहीं ये ओवरऑल डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं करता है। यानी कि जो नॉलेज आप पास ऑन करना चाहते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब तक पहुँचे। सो हमारा सेकेंड मेथड है प्रोजेक्ट मेथड। अब ये प्रोजेक्ट मेथड क्या है? तो अगेन इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, प्रोजेक्ट इज़ एन एक्टिविटी अंडरटेकन बाय पीपल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। यहाँ पर होता है कि एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम को दे दिया जाता है, बता दिया जाता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं। द एक्टिविटी अंडरटेकन लीड्स टू लर्निंग, और ये जो एक्टिविटी उन्होंने करी होती है या वो करते हैं उससे लर्निंग प्रमोट होती है, यानी उसके थ्रू ही वो सीखते हैं। प्रोजेक्ट मेथड हेल्प्स द स्टूडेंट टू एक्वायर नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर टॉपिक थ्रू देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या करता है, स्टूडेंट्स को हेल्प करता है नॉलेज गेन करने में एक पर्टिकुलर टॉपिक की, वो भी उनके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के थ्रू, यानी कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं किसी चीज़ में, उस काम को कर रहे हैं, तो उसके थ्रू उनको वो नॉलेज मिलती है। इट हेल्प्स देम टू गैदर नॉलेज। तो अगेन ये सेम चीज़ है कि उनको नॉलेज या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी हेल्प करती है। इट ऑल्सो इंश्योर्स सेल्फ लर्निंग। तो ये प्रोजेक्ट मेथड जो होता है इससे सेल्फ लर्निंग भी प्रमोट होती है। जैसे कि कोविड की सिचुएशन में क्या हुआ है कि जो पूरी की पूरी पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं सेल्फ लर्निंग बेस्ड हो गई, यानी आपने डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया, डिफरेंट मीन्स को यूज़ किया, एंड उसके बाद खुद ही पढ़ा, बिकॉज और कोई सोर्स नहीं था। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, आपको प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं कि आपको ये करना है, और आप क्या करते हैं, उसको कर करके ही सीखते हैं। अंडर दिस मैथड स्टूडेंट्स आर गिवन सम पर्टिकुलर टॉपिक ऑन एरिया टू वर्क ऑन। यहाँ पर क्या होता है, बच्चों को कुछ टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक पे उनको काम करना होता है। ऐसे आपने अपने स्कूल के टाइम पे भी किया होगा, ऐसे अभी अपने कॉलेज के टाइम पे भी किया होगा। आपको कुछ टॉपिक्स दे दिए गए होंगे और आपको बोला गया होगा कि इस टॉपिक पे आपको काम करना है या वर्क करके लाना है। जैसे आपने लेसन प्लान अपने बनाए होंगे, तो उसमें भी आपने एक टॉपिक चूज़ किया होगा, तो दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ओनली। आपको असाइनमेंट्स मिले होंगे, वो भी प्रोजेक्ट ही होते हैं, और उसमें आप क्या करते हैं, खुद आप काम करते हैं, खुद आप रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रमोट्स लर्निंग ऑल्सो, और सेल्फ लर्निंग होती है उसमें, क्योंकि आप जब उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो आप चीज़ें सीखते हैं। स्टूडेंट्स गेदर डेटा ऑन अ सेलेक्टेड थीम एंड प्रिपेयर देयर प्रोजेक्ट फॉलोड बाय एनालिसिस। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया जाता है और वो प्रोजेक्ट के बाद एनालिसिस भी होता है उसका, क्योंकि उससे तभी आप इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल पाएंगे। द रिपोर्ट में भी हैंड रिटन और टाइप्ड, और इट में इंक्लूड चार्ट, मॉडल्स, पिक्चर्स। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है, आपकी जो रिपोर्ट है वो टाइप्ड भी हो सकती है, जैसे कि आपने कंप्यूटर से टाइप किया हो, या फिर वो हैंड रिटन भी हो सकती है। इसमें चार्ट्स भी हो सकते हैं, मॉडल्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं।
द रोल ऑफ टीचर इज़ टू हेल्प द स्टूडेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे टीचर का अगेन जो रोल है वो ये है कि उस प्रोजेक्ट में थ्रू आउट जब वो प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको बच्चे की हेल्प करनी होती है या टीचर हेल्प करता है। ऑल दो द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट लाइज विद द स्टूडेंट। लेकिन अब टीचर तो हेल्प करेगा, लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? वो बच्चे की है, बिकॉज उसको वो प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट करना है। अब इस मेथड की मेरिट्स क्या हैं? अगेन यहाँ पे सेम ही एक इसकी मेरिट है, दैट इज़ डेवलप्स लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं, हमने अभी इस पॉइंट में पढ़ा कि यहाँ सेल्फ लर्निंग होती है, तो उससे अगेन आपकी जो लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्या होगी? डेवलप होगी बेस्ड ऑन लॉज ऑफ लर्निंग। तो जो प्रोजेक्ट मेथड है वो लॉज ऑफ लर्निंग पे बेस्ड है। अब ये लॉज ऑफ लर्निंग क्या है? ये है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट दैट टीचेज वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है इसमें अगेन कोऑपरेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो आ जाती है। बच्चे को पता चलता है कि कोऑपरेशन क्या है और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन प्रोजेक्ट मेथड में भी आप क्या करते हैं? लोगों के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें इस मेथड की लिमिटेशन की, तो ये एक्सपेंसिव मेथड है, बिकॉज प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत डेटा कलेक्ट करना होता है। और जैसे आप ये चार्ट, मॉडल्स, पिक्चर्स बना रहे हैं, तो अगेन आपको ये मटेरियल लेके आना है, तो इट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ मनी। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेंसिव मेथड होता है, चाहे टाइम के रिलेशन में या फिर आप मनी के रिलेशन में बात करें तो। देन नेक्स्ट लिमिटेशन है बैलेंस्ड लर्निंग फॉर ऑल इज़ नॉट पॉसिबल। इस केस में बैलेंस लर्निंग पॉसिबल नहीं है सबके लिए, क्योंकि अगेन द थिंग इज़ दैट कि भाई प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा ये भी होता है, आप सभी को पता है कि कई बार तो कॉपी पेस्टिंग भी कर देते हैं कि आप प्रोजेक्ट किसी और ने बनाया, आपने उस प्रोजेक्ट को पिक करा और जस्ट उसको कॉपी कर दिया। तो कहीं ना कहीं बैलेंस लर्निंग सबके लिए पॉसिबल नहीं होती है। शॉर्टेज ऑफ स्पेशली ट्रेंड टीचर्स, तो अगेन ये एक लिमिटेशन है कि प्रोजेक्ट वर्क में थ्रू आउट इन्वॉल्वमेंट टीचर का भी होता है। तो अगर टीचर जो है वो ट्रेंड नहीं है तो प्रॉब्लम अगेन ये आएगी कि जो प्रोजेक्ट है उसका जो भी एनालिसिस होगा वो फ्रूटफुल नहीं होगा। देन बात कर लेते हैं थर्ड मेथड की, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। Problem solving method is a method that is used by teacher to help the student to solve problems by themselves। तो यहाँ पे अगेन आप कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को देते हैं और टीचर इंश्योर करता है, हेल्प करता है बच्चों को कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेकिन खुद करें अपने बेसिस पे, ऑन देयर ओन। दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू टेक एक्टिव पार्ट इन द प्रोग्राम। अब ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है और वो भी खुद स्टूडेंट्स को करना है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज कर रहे हैं कि वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अंडर दिस मैथड स्टूडेंट्स लर्न बाय वर्किंग ऑन प्रॉब्लम। अगेन ये सेम प्रोजेक्ट मैथड की तरह ही होता है कि इसमें भी बच्चा जो होता है वो क्या करता है? खुद सीख रहा होता है जब उन प्रॉब्लम्स पे वर्क करता है। दिस हेल्प्स द स्टूडेंट टू लर्न समथिंग न्यू बाय फेसिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। यहाँ पर भी अगेन जो बच्चे हैं वो कुछ नया सीखते हैं, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे होते हैं। अंडर दिस मैथड द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड फाइंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इस मैथड में जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं? उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे, फिर एनालाइज करेंगे और फिर उसके बेसिस पे एक इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करके देन दे आर गोइंग टू फाइंड सॉल्यूशन। तब वो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि आखिर क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द एक्ट ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा एक्ट है, आप एक तरीका है जिसमें कि आप प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हो। डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, आप जो उस प्रॉब्लम का रीज़न है वो ढूंढते हो। आइडेंटिफाइंग, आप उसे फाइंड आउट करते हो। प्रायोरिटाइजिंग, यानी आप क्या करते हो? प्रायोरिटाइज करते हो चीज़ों को कि किसको आपको प्राथमिकता देनी है, किसको नहीं। एंड सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स फॉर द सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हो, ऑप्शंस ढूंढते हो कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है और उस सॉल्यूशन के ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। देन आप क्या करते हो? इम्प्लीमेंट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, सॉल्यूशन को यूज़ करते हो। इट बिगिन्स विथ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एंड कंसिस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस, मीनिंगफुल, वेल इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। तो यहाँ पर इसकी जो शुरुआत होती है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से होती है और उसके बाद फिर इसमें जो कंटिन्यूस, मीनिंगफुल, वेल इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। इन एनवायरमेंटल एजुकेशन द स्टूडेंट्स कैन बी गिवन सम प्रॉब्लम्स लाइक वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। द स्टूडेंट थ्रू फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? स्टूडेंट्स जो उनको ये प्रॉब्लम दी जा सकती है कि भाई वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, एंड आपको क्या करना है? ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम का ढूंढना है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? इसका दूसरा ऑप्शंस यानी डिफरेंट ऑप्शंस को
क्लासीफाई करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और फिर ढूंढेंगे कि इसका क्या प्रॉपर सॉल्यूशन हो सकता है। इन एनवायरमेंटल एजुकेशन टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगेन एनवायरमेंटल एजुकेशन टीचिंग में जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। अब अगर बात करें हम इसके मेरिट्स की, तो इसकी मेरिट्स में सबसे पहले अगेन सेम चीज़ आती है, डेवलप्स लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब में ही कॉमन है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। लीड्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगेन ये सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बच्चों के अंदर डेवलप होगा जब वो खुद प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, कि जो बच्चा है वो क्या करेगा, खुद प्रॉब्लम को, सिचुएशन को लेगा और उनको सॉल्व करेगा। आपने उसको एक सिचुएशन दे दी है रियल लाइफ, वो उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं क्रिएट उसके अंदर होगा। इट लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, तो अगेन जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप होगी क्योंकि वो खुद उन चीज़ों को कर रहा है। देन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इंटर रिलेटेडनेस ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, बायोलॉजिकल हो, वो उनके बीच में एक इंटर रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी कैसे हम कनेक्टेड एनवायरमेंट से, वो सारी चीज़ें जो है बच्चों को यहाँ पे पता चल पाएंगी। देन लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो इट इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स, तो भाई ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्रिपेयर्ड नहीं हैं उनके लिए ये चीज़ हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि उनको उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता होगा और कहीं ना कहीं वो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देन नेक्स्ट लिमिटेशन है टाइम कंज्यूमिंग असेसमेंट, इसमें जो असेसमेंट होता है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि पहले आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद जाके आप कहीं असेसमेंट कर पाएंगे, तो अगेन ये इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्री रिक्विजाइट नॉलेज, अगर यहाँ पर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड पहले कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो अगेन जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो पाएगी और जो भी आपका एंड रिजल्ट होगा वो रियल नहीं होगा। सो बात कर लेते हैं फोर्थ मेथड की, जो है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत ही कॉमन मेथड है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है स्पेशली इन केस ऑफ बिहेवियरल साइंसेज और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी ये चीज़ यूज़ होती है। अब एनवायरमेंट का मतलब क्या, हम सभी को पता है कि हमारी जो सराउंडिंग्स हैं, हमारे आसपास की चीज़ें हैं, वो सब एनवायरमेंट का पार्ट है। तो जब हम आसपास की चीज़ों को देखते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व आवर सराउंडिंग, तो हमें बेटर नॉलेज होती है, हम इस्टेब्लिश कर पाते हैं रिलेशनशिप विद नेचर। तो कहीं ना कहीं एक जो हारमोनियस रिलेशनशिप है उसका जो बेसिस है वो भी ऑब्जर्वेशन ही होता है। दिस विल हेल्प द स्टूडेंट टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट एंड हाउ कैन वी सेव इट फ्रॉम डिज़ास्टर्स। तो ऑब्जर्वेशन मेथड जब फॉलो होगा तो स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस पता चलेगी एनवायरमेंट की, कि एनवायरमेंट क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और कहीं ना कहीं आप उसको फिर सेव कर पाएंगे फ्रॉम डिज़ास्टर्स। जो भी कैलामिटीज़ या कुछ भी हो रहा है उन चीज़ों से आप बचा पाएंगे। हमने लास्ट जो वीडियो था अवेयरनेस वाला, वहाँ पे भी बात करी थी और उसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट भी था कि अगर आप बच्चे को बहुत ही अर्ली एज से एनवायरनमेंट के बारे में सिखाना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली फ्यूचर में जब वो एक अच्छी एज पे पहुंचेगा, बड़ा हो जाएगा, तो भी वो एनवायरनमेंट की कहीं ना कहीं केयर करेगा। देन इट इज़ बिलीव दैट डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस आर मोर इफेक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड आर रिटेन्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और ये भी माना गया है कि भाई जो डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं लर्निंग प्रोसेस में और वो ज़्यादा लंबे समय तक बंदे को याद रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है आपके लिए हेल्पफुल है। देन द चाइल्ड ग्रेजुअली बिगिनस टू फॉर्म पॉजिटिव फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे जो बच्चा होता है उसके अंदर क्या होता है कि ग्रेजुअली उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आने लग जाती हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, और फिर वो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करता है, अवेयरनेस उसके अंदर आ जाती है, स्किल्स, एटीट्यूड, उसके जो एक्शंस होते हैं, उसकी जो हैबिट्स होती हैं वो तक चेंज हो जाती हैं एंड फिर वो ज़्यादा बेटर तरीके से एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। बात करें अगर इस मेथड के मेरिट्स की, तो ये सिंपलेस्ट मेथड है, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप आसपास की चीज़ें देख रहे हो, उससे सीख रहे हो, वो ऑब्जर्वेशन है। देन लर्निंग फ्रॉम नेचुरल सराउंडिंग, यहाँ पे मैंने लीनिंग लिख दिया बट एक्चुअली ये दिस पॉइंट इज़ लर्निंग। तो लर्निंग फ्रॉम नेचुरल सराउंडिंग का मतलब है कि उसको आसपास की जो चीज़ें हैं वहाँ से वो चीज़ें सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉलेज विच इज़ रियल। देन नेक्स्ट हाई एक्यूरेसी, तो हाई एक्यूरेसी का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है उसको ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, बिकॉज आप खुद ही नेचुरल एनवायरनमेंट से, अपने आसपास की चीज़ों से, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप सीख रहे हैं। देन लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो एवरीथिंग इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड, सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है इसका वो ये है
कि आप जब ऑब्ज़र्व कर भी रहे होते हैं चीज़ें, तो आप सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी हो रहे होते हैं जिनको आप नहीं देख पाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो नॉलेज है वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे। देन टाइम कंज्यूमिंग असेसमेंट, तो अगेन इसमें टाइम कंज्यूमिंग असेसमेंट है, क्योंकि आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे, फिर असेस करोगे, और फिर जाके कहीं आप उसके थ्रू नॉलेज गेन कर पाओगे या एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो अगेन ये इसकी एक लिमिटेशन है। एक्सपेंसिव, सो अगेन अगर हम बात करें एक्सपेंसिव, भी इसकी एक लिमिटेशन है कि ये भी एक्सपेंसिव इन नेचर है, बिकॉज यहाँ पर भी क्या होगा, ऑब्जर्वेशन के लिए एक्सकर्शंस, ट्रिप्स, ये सारी चीज़ें भी होंगी। सो इट इन्वॉल्व्स मनी एंड टाइम ऑल्सो। जन पर्सनल बाइस या पर्सनल जजमेंट, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है कि जो भी ऑब्जर्वर है वो अगर बाइस्ड है, यानी अपने हिसाब से वो चीज़ें चेंज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो डेटा आपको मिलेगा लास्ट में, जो एंड रिजल्ट होगा, वो भी एग्जैक्ट नहीं होगा। फिर एक मेथड है आपका ड्रामेटाइजेशन। ड्रामेटाइजेशन का मतलब है ड्रामा से रिलेटेड। आप सभी को पता होगा ड्रामा क्या होता है। तो ड्रामेटिक टीचिंग इज इंटीग्रेटेड इनटू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम, स्पेशली इन लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन। जो लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन है वहाँ पे ड्रामास का जो है वो यूज़ किया जाता है, और उसके थ्रू बच्चों को सिखाया जाता है कि आखिर एनवायरनमेंट क्या है, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या अवेयरनेस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसमें मेथड्स भी दिया गया, जैसे स्टोरी टेलिंग हो गई, रोल प्लेइंग हो गई, गेम्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो ड्रामा का पार्ट है। ड्रामेटाइजेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स एंगेजिंग स्टूडेंट थ्रू इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़। तो ये जो ड्रामेटाइजेशन टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को आप एंगेज करते हो, वो भी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस प्रोवाइड्स चिल्ड्रन विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटी। तो ये जो ड्रामेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चों को बताती हैं कि कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है। आपने नुक्कड़ नाटक देखे होंगे, वो ड्रामेटाइजेशन का पार्ट ही है। वो नुक्कड़ नाटक जो होते हैं वो भी क्या करते हैं कि बच्चों को या जो कम्युनिटी है उसको क्या करते हैं, बताते हैं किसी एक सोशल प्रॉब्लम के बारे में। सो ये इसका एक एग्जाम्पल है। देन आगे की हम बात करें, इट कन्वेज द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड इन्वायरमेंट एंड द अब्यूज़ ऑफ इन्वायरमेंट। तो ये बताता है ड्रामा के थ्रू, आप ये भी बता सकते हैं कि भाई एक अच्छा इन्वायरमेंट क्या है और एक ख़राब इन्वायरमेंट क्या है। जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट के लिए ख़राब हैं, अच्छी हैं, वो सारी चीज़ें भी आप ड्रामा के थ्रू बच्चे को बता सकते हैं। टीचर में आस्क स्टूडेंट टू प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, प्रिपेयर कॉस्ट्यूम्स, then do the artwork necessary for staging, then plan a program and send invitation and make all necessary arrangements। तो ये कुछ एक्टिविटी दी गई है कि कैसे जब आप ड्रामा प्लान कर रहे हैं तो आप क्या क्या करेंगे। तो एक टीचर जो है स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोल सकता है, कॉस्ट्यूम्स प्रिपेयर करने के लिए बोल सकता है, आर्ट वर्क करने के लिए बोल सकता है, जो कि स्टेजिंग में, यानी कि जो आप स्टेज बनाएंगे, जहाँ पर भी आप बता रहे हैं तो आप प्रॉप्स बना लेते हैं, कई बार और चीज़ें होती हैं, तो उनके थ्रू आप क्या करते हैं, डिपिक्ट करते हैं उस सिचुएशन को। देन प्रोग्राम कैसे प्लान करना है, लोगों को कैसे इनवाइट करना है, ये सारी चीज़ें भी जो हैं इसका पार्ट है। अगर हम बात करें मेरिट्स की, तो हेल्प्स इन बूस्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स। तो अगेन ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट्स में, क्योंकि जब वो ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। हेल्प्स इन बिल्डिंग फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड प्रमोट्स टीम वर्क। तो अगेन क्योंकि ड्रामा जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पे पूरी की पूरी एक टीम इन्वॉल्व है, तो टीम वर्क भी प्रमोट होगा और साथ ही साथ कोऑपरेशन भी जो है वो डेवलप होगा। अब लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो सम स्टूडेंट्स में फील इनएडिक्वेट और सेल्फ कॉन्शियस कंपेयर टू दोज हु आर नेचुरली गुड एट ड्रामा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जो बच्चे हैं वो थोड़े कॉन्शियस हो जाएंगे, क्योंकि उनको अगर एक्टिंग और ड्रामा और ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो कहीं ना कहीं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ये भी एक रीज़न है कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। एंड देन लास्ट इसका एक जो पॉइंट है लिमिटेशन का, वो यह है कि लैक ऑफ नॉलेज रिलेटेड विद आर्ट ऑफ ड्रामेटाइजेशन। और अगेन एक फैक्टर ये भी है कि अगर आपको आर्ट ऑफ ड्रामेटाइजेशन, क्योंकि अगर आपको ड्रामा क्या करना है, कैसे एक्सप्रेशंस देने हैं, वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देन आपका लास्ट मेथड है टेक्स्ट बुक मेथड। इसको मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि टेक्स्ट बुक मेथड आप सभी को पता है, आप इसको एक्सप्लेन खुद ही कर सकते हैं। कि टेक्स्ट बुक मेथड का मतलब है कि जो टेक्स्ट बुक के थ्रू होता है, यानी कि आप बुक को लेते हैं, बुक की हेल्प लेते हैं और बुक की हेल्प के थ्रू पढ़ाते हैं। अब मेरिट्स डीमेरिट्स अगेन आप इसके लिख सकते हैं कि जो बुक है उसमें रिटर्न फॉर्म में चीज़ें हैं तो वो रिटेन करी जा सकती हैं, बच्चा उसको पढ़ सकता है, रिवाइज़ कर सकता है। एंड इसके ही डीमेरिट्स में से एक डीमेरिट्स ये है कि जनरली इसको जो टीचर्स हैं वो बिगिनर टीचर्स के लिए प्रेफर किया जाता है मेथड, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप पढ़ा रहे होते हैं तो हो सकता है कि यू आर नॉट सो मच कॉन्फिडेंट, आपको उन टॉपिक्स के बारे में ना पता हो,
और हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो, कॉन्फिडेंस ना रहा हो कि आप भूल जाएं, देन ओनली यू आर सपोज टू यूज़ दिस टेक्स्ट बुक मैथड। तो बाकी इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। अगर इन केस इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको टेक्स्ट बुक मैथड के ऊपर भी ये एक वीडियो बना के दे दूँगा। सो आई होप कि आज का जो वीडियो है उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, जो भी आपको पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।